हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गुरुकुल अंजेगरी। तो बच्चों, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर। कौन सा चैप्टर है? थर्मोडायनेमिक्स का। देखिए, थर्मोडायनेमिक्स में कई चैप्टर्स आपको बीएससी फर्स्ट ईयर के फिजिक्स में पढ़ने हैं, जिनमें जो हमने पहला चैप्टर लिया है वो क्या है? जीरोथ एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या है? जीरोथ एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मतलब ऊष्मागतिकी का शून्य तथा प्रथम नियम। तो आज के इस चैप्टर में हम जीरो लॉ पढ़ेंगे एंड फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स का। ठीक है, और उसके पहले कुछ बेसिक जानकारियां जान लेते हैं। और आपको हम अगर बता दें कि इसके पहले लेक्चर में हमने आपको बीएससी फर्स्ट ईयर के फिजिक्स का ट्रांसपोर्ट फिनोमिना वाला चैप्टर पढ़ा दिया था। ठीक है, मेन फ्री पाथ कैसे निकालते हैं, ट्रांसपोर्ट फिनोमिना गैसों में कैसा होता है। ठीक है, तो ये सब इसके पहले लेक्चर में हो चुका है। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो बीएससी फर्स्ट ईयर के फिजिक्स के सारे वीडियोज का प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहां से जाकर सारे वीडियोज देख सकते हैं। तो आई होप आपको अब तो समझ में आ ही गया होगा कि हमारे चैनल पर आखिर चल क्या रहा है। हमारे चैनल पर आपको डेली की डेली मैथ्स और फिजिक्स के वन शॉर्ट वीडियो मिलती है, मतलब सारे चैप्टर्स का एक वीडियो में क्लियर किया जाता है। ठीक है, हालांकि बीच बीच के वीडियो में हम आपको बताते रहते हैं। तो सारे वीडियोज़ के प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को बिना देर किए हुए शुरू कर देते हैं। देखिए, थर्मोडायनेमिक्स में पहले आपको कुछ चीज़ें बता देते हैं कि जैसे हमारे सामने ये है क्या, सिस्टम, सराउंडिंग्स एंड आइसोलेटेड सिस्टम। होता क्या है ये सब? देखिए, जो सिस्टम होता है, पहले तो ये समझते हैं कि सिस्टम क्या होता है। देखिए, सिस्टम क्या होता है, सिस्टम का डेफिनेशन पहले समझ लीजिए। सिस्टम जो होता है वो किसी द्रव्य का एक पोर्शन होता है। क्या होता है? जैसे जिस चीज़ पर हमको एक्सपेरिमेंट करना रहता है, जिस गैस पर हमको मान लो एक्सपेरिमेंट करना रहता है, जैसे हमको अपने हवा पर, जैसे जो ऑक्सीजन वगैरह रहती है हमारे वातावरण में, हमारे वायुमंडल में जो गैसें रहती है, मान लेते हैं हमको अपने वायुमंडल का एक्सपेरिमेंट करना है कि इसमें कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं। तो आप क्या करेंगे? ये एक्सपेरिमेंट आकर खुले वातावरण में करेंगे, ऐसे बाहर निकल कर तो कोई मशीन लाकर आप कुछ कर नहीं सकते हो। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा? बाहर के वातावरण से कुछ गैसें आपको लेनी होंगी, इसमें एक सिस्टम में, किसमें लेनी होगी? एक सिस्टम में, जिस पर कि आप अपना एक्सपेरिमेंट कर सको। तो वही क्या कहलाता है? हमारा सिस्टम या फिर निकाय कहलाता है। ठीक है, तो यानी इसका अगर हम डिफिनेशन बोलना चाहें तो क्या हो जाएगा? सिस्टम इज डिफाइंड एज अ क्वांटिटी ऑफ मैटर। क्या? क्वांटिटी ऑफ मैटर ऑफ फिक्स्ड मास एंड आइडेंटिटी, मतलब कि एक निश्चित द्रव्यमान और पहचान का हो। ठीक है, एक निश्चित द्रव्यमान का हो। अपॉन विच अटेंशन इज फोकस्ड फॉर स्टडी, मतलब जिस भाग पर ध्यान केंद्रित किया जा सके, निकाय कहलाता है। ठीक है, सिस्टम की डिफिनेशन तो आपको समझ में आ गई होगी। दूसरा चीज क्या है? सराउंडिंग है। तो सिस्टम के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसके भौतिक परिवर्तन पर, मतलब कि जैसे सिस्टम, ये हमारा को है, क्या हो गया? ये हमारा सिस्टम हो गया। ठीक है, अब इस सिस्टम के चारों तरफ का वह क्षेत्र जो, मतलब कि इस सिस्टम के भौतिक जो, मतलब इस वातावरण के परिवर्तन में जब हो, इस वातावरण में जब परिवर्तन हो तो हमारे सिस्टम में भी परिवर्तन होने लगे, तो हम इसके चारों तरफ के क्षेत्र को क्या बोलते हैं? वातावरण। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है, इनके परिवर्तन पर सिस्टम में हमारे कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो हम इसको वातावरण नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो आपको सिस्टम, सराउंडिंग और ये तो समझ में आ गया होगा कि सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है। अब बात आती है कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। आइसोलेटेड सिस्टम को हम विलग निकाय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विलग निकाय, हम लिख देते हैं। देखिए, हमने भी आपको क्या बताया कि सिस्टम जो होता है वो अपने चारों तरफ के वातावरण से परिवर्तित हो जाता है, मतलब अगर इसमें कुछ चेंजिंग करेंगे टेम्परेचर या फिर प्रेशर में, तो इस सिस्टम में भी चेंजिंग हो जाएगा। लेकिन अगर हम चारों तरफ के वातावरण में, जैसे ये हमारा निकाय है, कोई सिस्टम है, अब हम चारों तरफ के वातावरण का टेम्परेचर अगर बढ़ाते जाएं, प्रेशर बढ़ाते जाएं या फिर घटाते जाएं, और अगर सिस्टम पर कोई प्रभाव ना पड़े, तो हम इस सिस्टम को क्या बोल देंगे? आइसोलेटेड सिस्टम। क्या बोलेंगे? आइसोलेटेड सिस्टम, यानी कि विलग निकाय। ठीक है, ये हो गया हमारा सिस्टम, सराउंडिंग एंड आइसोलेटेड सिस्टम। आई होप आपको ये तीनों चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए अब हम पढ़ते हैं सीधा सीधा थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। देखिए, थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, इसके पहले तो हम डिफिनेशन समझते हैं। देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया, रोटेशनल डायनेमिक्स हमने क्या बताया था? रोटेशनल डायनेमिक्स का अर्थ होता है, रोटेशनल डायनामिक्स का क्या अर्थ होता है? रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मतलब होता है घूर्णन, और मोशन डायनेमिक्स मतलब होता है मोशन। ठीक है, मोशन मतलब की गति, यानी इसको हम क्या बोलते हैं? घूर्णन गति। उसी प्रकार से थर्मो का मतलब होता है ऊष्मा,
और डायनेमिक्स का मतलब होता है गतिकी, यानी दोनों मिलकर क्या हो गए, ऊष्मा गतिकी। तो ये थर्मोडायनेमिक्स होता है क्या, ऊष्मा गतिकी, यानी भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम ऊष्मा तथा ऊष्मा के प्रकारों का वर्णन करते हैं, हमारा थर्मोडायनेमिक्स कहलाता है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स की डिफिनेशन हो गई। अब हम सीधा सीधा बात करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स के कई नियम हैं। तो आप लोग अभी तक सुने होंगे कि पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, चौथा नियम, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स का जीरो नियम होता है। कौन सा नियम, जीरो नियम से शुरू होता है। पहले जीरो नियम, फिर एक नियम, फिर दूसरा नियम, फिर तीसरा नियम, ऐसे पढ़ेंगे। तो पहले तो हम समझ लेते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स का जीरोथ लॉ क्या होता है, यानी जीरोथ लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। देखिए थर्मोडायनेमिक्स का जीरो नियम क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। थर्मोडायनेमिक्स का जीरो नियम क्या कहता है, इफ ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, मतलब कि इफ ए एंड बी आर थर्मल इक्विलिब्रियम, मतलब अगर ए और बी आपस में साम्य अवस्था में है, किसमें है, साम्य अवस्था में, विथ आ थर्ड बॉडी, क्या बोल रहा है, ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ आ थर्ड बॉडी सी, मतलब ए और बी किसी तीसरे बॉडी सी से थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मतलब कि साम्य अवस्था में है। देन ए एंड बी आर आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर, मतलब कि क्या कह रहा है, मान लेते हैं कि ये हमारा एक सिस्टम है ए, ये एक सिस्टम है बी, और ये कोई सिस्टम है सी। बोल क्या रहा है कि ए और बी दोनों जो हैं वो सी से थर्मल इक्विलिब्रियम यानी साम्य, तापीय साम्य में है। किसमें है, ए और बी जो है वो सी से तापीय साम्य में है, ए सी से है और बी सी से है। तो क्या कह रहा है कि अगर ए और बी सी से तापीय साम्य में है तो ए और बी आपस में क्या होंगे, तापीय साम्य में होंगे। ये है जीरो नियम। देखिए इसका मतलब, मेन मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये है कि जैसे हम ले लिए एक गिलास पानी, ठीक है, एक गिलास पानी और लिए और एक गिलास पानी और लिए, ठीक है, मान लेते हैं कि इसका टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, इसका है 40 डिग्री सेल्सियस, इसका है 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो हम क्या किए, इन तीनों को एक दूसरे के संपर्क में रखेंगे। क्या रखेंगे, इन तीनों को एक दूसरे के संपर्क में रखेंगे। तो क्या होगा, सभी का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। मान लेते हैं सभी का टेम्परेचर क्या हो गया, 40-40 हो गया। क्या हो गया, 40-40 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो हम तीनों को क्या कहेंगे कि ये तीनों एक दूसरे के साथ तापीय साम्य में है। इसमें है तापीय साम्य में, मतलब तीनों का टेम्परेचर जो एकदम इक्वल है, मतलब तीनों एक दूसरे के तापीय साम्य में हो गए हैं, टेम्परेचर दोनों तीनों का समान है। तो ये होता है तापीय साम्य यानी थर्मल इक्विलिब्रियम। तो यही कह रहा है कि अगर ए और बी किसी तीसरे बॉडी सी से थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो ए और बी आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। यही है थर्मोडायनेमिक्स का जीरो नियम। देखिए फर्स्ट लॉ क्या होता है थर्मोडायनेमिक्स का, यानी ऊष्मागतिकी का पहला नियम क्या होता है, ध्यान से देखिए। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता क्या है कि किसी निकाय को दी गई ऊर्जा, किसी निकाय को दी गई ऊर्जा या फिर दी गई ऊष्मा, ठीक है, क्या होती है, हम ऊर्जा यहाँ पर लिख दिए, हालांकि ये ऊष्मा होती है क्योंकि निकाय को हम ऊष्मा देते हैं। तो किसी निकाय को दी गई ऊर्जा या फिर ऊष्मा निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन तथा निकाय द्वारा कार्य करने में खर्च होती है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब हम मान लेते हैं ये कोई निकाय है, ठीक है, ये कोई निकाय है, इसकी आंतरिक ऊर्जा क्या है, यू है, इसकी आंतरिक ऊर्जा क्या है, यू है। मान लिए हमने इसको क्यू आवेश दिया, क्यू ऊष्मा दिया, क्यू हीट दिया हम इस निकाय को, ठीक है। तो क्या होगा कि ये जो निकाय होगा ये इस ऊष्मा का क्या करेगा, पहली चीज़ तो अपनी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन करेगा, परिवर्तन मतलब कुछ यू से बढ़ाकर डी यू मतलब बढ़ जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या करेगा, ये निकाय जो है कुछ कार्य करेगा, यानी क्या हो जाएगा, ये डब्लू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डब्लू हो जाएगा। यानी दी गई ऊष्मा जो है डी यू होता है, दी गई ऊष्मा निकाय द्वारा कार्य करने में और उसकी आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन करने में खर्च हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो ऊर्जा देते हैं वो फालतू मतलब कि इधर उधर में व्यस्त नहीं होती है, यानी ऊर्जा जो होती है वो संरक्षित रहती है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है। जैसे यहाँ पर ऊष्मा जो है तो इसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कर दिया और इससे कुछ कार्य किया, यानी ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है। यानी थर्मोडायनेमिक्स का पहला नियम जो है वो ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है, ऊर्जा के संरक्षण पर बेस्ड है, ठीक है। तो आई होप आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पहला नियम तो समझ में आ गया होगा, क्या कि किसी निकाय को दी गई ऊष्मा Q जो होती है वो उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन करने में और निकाय द्वारा कार्य करने में खर्च होती है, ठीक है।
आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं कि साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है। साइक्लिक प्रोसेस का हिंदी मीनिंग होता है चक्रीय प्रक्रम। देखिए चक्रीय प्रक्रम होता क्या है, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास ये कोई निकाय है, ठीक है, हमारे पास ये क्या है, कोई निकाय है, इसमें कोई लिक्विड भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? लिक्विड भरा हुआ है। अब हम करते क्या हैं, इस निकाय पर हम कुछ प्रक्रिया करते हैं, कुछ काम करते हैं, और ये क्या कर देते हैं, हम इस लिक्विड को गैस में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं? गैस में बदल देते हैं इस लिक्विड को, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, फिर इस पर कुछ काम करते हैं और फिर से एक को हम लिक्विड में बदल देते हैं। देखिए पहले ये अपनी प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था में गई, और अंतिम अवस्था से फिर से, मतलब ये इनिशियल में था, फिर फाइनल स्टेट में गया, फिर से इनिशियल स्टेट में आ गया। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? चक्रीय प्रोसेस। चक्रीय प्रोसेस का मतलब साइक्लिक प्रोसेस, मतलब कि जब कोई निकाय अपनी प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था में जाती है और फिर अपनी अंतिम अवस्था से प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? साइक्लिक प्रोसेस, चक्रीय प्रक्रम। देखिए यहाँ पर ये लिक्विड गैस में गया, फिर गैस से लिक्विड में चेंज हो गया, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? साइक्लिक प्रोसेस, चक्रीय प्रक्रम। अब चक्रीय प्रक्रम में होता क्या है, देखिए इसकी प्रारंभिक ऊर्जा U थी लिक्विड स्टेट में, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ डेल्टा U बढ़ी, क्या होगा? डेल्टा U प्लस U हो गई आंतरिक ऊर्जा, फिर यहाँ पर U हो जाएगी चूंकि फिर उसी स्टेट में आ गया। यानी इस प्रोसेस में होता क्या है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या होता है? जीरो होता है। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। हमको इक्वेशन पता है, Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस डब्लू, Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस डब्लू, यानी कि दी गई ऊष्मा, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन और कार्य। यानी कि हमारे द्वारा जो दी गई ऊष्मा होती है, चूंकि ये तो जीरो हो जाएगा, तो बचेगा क्या? Q इक्वल टू डब्लू बचेगा। यानी हमारे द्वारा दी गई ऊष्मा निकाय द्वारा कार्य करने में खर्च हो जाती है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता है साइक्लिक प्रोसेस में, ठीक है। चूंकि यहाँ पर डेल्टा U की वैल्यू जीरो हो जाती है, यानी दी गई ऊष्मा इज इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम। आई होप आपको सक्रिय प्रोसेस समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको क्लियर कर लेते हैं, जैसे कि आइसोबैरिक प्रोसेस, ठीक है। ये सब हम समझ लेते हैं। देखिए अब हम ये तीन चीज़ समझते हैं कि आखिर आइसोबैरिक प्रोसेस क्या होता है, आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है। इसके अलावा एक और है, वो है क्या? आइसोथर्मल प्रोसेस। यहाँ पर हमने लिखा नहीं, क्या? चलो इसको हम तीनों के बाद में समझ लेंगे। देखिए आइसोबैरिक प्रोसेस क्या होता है, पहले तो ये समझिए। समदाबी प्रक्रम क्या होता है? देखिए आइसोबैरिक प्रोसेस होता क्या है, जैसे जब हम किसी निकाय पर कोई काम करते हैं और उस समय उस निकाय का हम प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रखते हैं। प्रेशर कांस्टेंट रखने का मतलब हम उसका दाब चेंज नहीं करते हैं, दाब उसका वही रहता है। मतलब जब प्रेशर कांस्टेंट रहता है और हम उस पर कोई प्रक्रिया करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? हमारा आइसोबैरिक प्रोसेस कहलाता है, समदाबी प्रक्रम कहलाता है। इसी प्रकार से जैसे इसका कोई एग्जाम्पल हम लेना चाहें तो जैसे देखिए, जब आप अपने गैस पर पानी रखकर गर्म करते हैं, ठीक है, चूल्हे पर पानी रखकर जब आप गर्म करते हैं तो उस समय आप प्रेशर तो कांस्टेंट ही रहता है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये क्या बन जाता है? भाप बन जाता है। यानी का जल का ताप बढ़ाने पर भाप का बन जाना, ये एक आइसोबैरिक प्रोसेस का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब बात करते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है। आइसोकोरिक का मतलब होता है समआयतनिक। क्या होता है हिंदी में? समआयतनिक प्रक्रिया, यानी समआयतनिक प्रक्रम। तो सेम वही चीज जैसे समदाबी था, आइसोबैरिक था, वैसे आइसोकोरिक होगा। कैसे? अगर हम प्रक्रम के दौरान, अगर हम किसी निकाय में होने वाला प्रक्रम आयतनिक कब कहलाएगा, समायतनिक कब कहलाएगा? जब उस प्रक्रम के दौरान हम उस निकाय का आयतन वॉल्यूम कांस्टेंट रखें, वॉल्यूम चेंज ना करें हम, तो वो क्या कहलाएगा? समायतनिक प्रोसेस। अब उसी प्रकार से आइडियाबैटिक प्रोसेस क्या होगा? देखिए किसी निकाय का प्रोसेस जो होता है वो आइडियाबैटिक कब कहलाएगा? तो जब हम किसी निकाय, मान लेते हैं कोई निकाय है, ठीक है, अगर हम इस निकाय में जब हम कोई प्रक्रम करते हैं, जब कोई प्रोसेस करते हैं, तो इस समय हम ना तो इसको ऊर्जा दें और ना ही इससे ऊर्जा बाहर लें। मतलब ना तो कोई ऊर्जा बाहर से दी जाए और ना ही इससे कोई ऊर्जा ली जाए। तो इस निकाय को, इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? एडियाबैटिक प्रोसेस, रुद्धोष्म प्रक्रम बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। अब बात आई आइसोथर्मल की। आइसोथर्मल क्या होता है? देखिए आइसोथर्मल क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। आइसोथर्मल क्या होता है? देखिए जब किसी प्रक्रम में
सॉरी जब किसी प्रक्रम में हम निकाय का टेम्परेचर कांस्टेंट रखें, आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है, समतापी होता है, तो नाम से ही आप इसकी डिफिनेशन बना सकते हैं। जब किसी प्रक्रम के दौरान हम निकाय का टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं, मतलब टी कांस्टेंट रखते हैं, टी इज इक्वल टू के, टी कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं, तो उस प्रक्रिया में हम उस निकाय को, उस सिस्टम को क्या बोल देते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, अब आपको तो सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, आइसोबैरिक क्या होता है, आइसोकोरिक क्या होता है, एडियाबैटिक क्या होता है, आइसोथर्मल क्या होता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, इस चैप्टर में बस इतना ही था। हमने आपको थर्मोडायनेमिक्स का 0th लॉ पढ़ाया, फर्स्ट लॉ पढ़ाया। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम आपको थर्मोडायनेमिक्स का 2nd लॉ पढ़ाएंगे। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स का दूसरा नियम क्या होता है और तीसरा नियम क्या होता है मात्रम, और इस पर पहले तो आपको 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे और उसके बाद आपको 2nd लॉ एंड 3rd लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।